स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ, जिसमें हमने पूछा था ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी अपार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी पहल का हिस्सा है। 2. इसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए एकल विश्वसनीय संदर्भ प्रदान करके धोखाधड़ी और डुप्लीकेट शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को कम करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? विकल्प है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में कई राज्य सरकारों ने स्कूलों से नए छात्र पहचान पत्र के निर्माण के लिए माता पिता की सहमति लेने का अनुरोध किया है। इस नए छात्र पहचान पत्र को स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री यानी अपार के रूप में जाना जाता है। अपार की कल्पना भारत में बचपन से सभी छात्रों के लिए एक विशेष आईडी प्रणाली के रूप में की गई है। यह केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक छात्र आईडी पहल का हिस्सा है, जो 2020 की नई राष्ट्रीय नीति के तहत शुरू हुई है। इसलिए कथन एक सही है। इसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए एकल विश्वसनीय संदर्भ प्रदान करके धोखाधड़ी और डुप्लीकेट शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को कम करना है। इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। चलिए देखते हैं आज के एपिसोड के प्रश्न को। चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह कम दबाव वाले क्षेत्र के आसपास वायुमंडलीय असमानता के कारण उत्पन्न होते हैं। 2. इसमें हवा उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में अंदर की ओर घूमती है। 3. शीतोष्ण चक्रवात मकर और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्रों में आते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प हैं केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बीते सप्ताह हिंद महासागर में एक साथ 2 उष्णकटिबंधीय चक्रवात बने। दरअसल चक्रवात तेज अरब सागर में बना, जो यमन तट से टकराया था। वहीं बंगाल की खाड़ी में हामून चक्रवात का प्रभाव देखा गया। आपको बता दें कि चक्रवात हवाओं का एक परिवर्तनशील और अस्थिर चक्र है, जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब तथा बाहर उच्च वायुदाब होता है। यह कम दबाव वाले क्षेत्र के आसपास वायुमंडलीय असमानता के कारण उत्पन्न होते हैं। इसलिए कथन एक सही है। इसमें हवा उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में अंदर की ओर घूमती है। इसलिए कथन 2 सही है। प्रश्न के संदर्भ में बात करें तो शीतोष्ण चक्रवात समशीतोष्ण क्षेत्रों और उच्च अक्षांश क्षेत्रों में आते हैं। इसलिए कथन 3 सही नहीं है। वहीं मकर और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्रों में विकसित होने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है। इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ मिलकर अभ्यास काजिंद 2023 कर रहा है? विकल्प हैं उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान। सही उत्तर है विकल्प डी, कजाकिस्तान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय थल सेना और वायुसेना कर्मियों की एक टुकड़ी अभ्यास काजिंद 2023 में भाग ले रही है। इसका आयोजन 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक कजाकिस्तान में किया जा रहा है। इसके वर्तमान संस्करण में सेना की टुकड़ियों के साथ दोनों पक्षों से वायुसेना के 30 सैन्य कर्मी भी भाग ले रहे हैं। अभ्यास काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास को वर्ष 2016 में एक्सरसाइज प्रबल दोस्ती के रूप में शुरू किया गया था। इसके बाद वर्ष 2018 में इसका नाम बदलकर एक्सरसाइज काजिंद कर दिया गया। बताते चले कि इसके पिछले संस्करण का आयोजन 2022 में मेघालय के उमरोई में किया गया था। इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखे गए रेफरेंस फ्यूल्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह प्रीमियम उच्च मूल्य वाले उत्पाद हैं जिनका उपयोग वाहनों के अंशांकन और परीक्षण के लिए किया जाता है। 2. भारत में पहली बार भारत पेट्रोलियम ने रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन का उत्पादन सफलतापूर्वक शुरू किया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? विकल्प हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन लॉन्च किया। आपको बता दें कि रेफरेंस फ्यूल्स प्रीमियम उच्च मूल्य वाले उत्पाद हैं जिनका उपयोग ऑटोमोटिव क्षेत्र में परीक्षण और प्रमाणन में शामिल संगठनों द्वारा वाहनों के अंशांकन और परीक्षण के लिए किया जाता है। इसलिए कथन एक सही है। इंडियन ऑयल ने भारत में पहली बार रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन का उत्पादन सफलतापूर्वक शुरू किया है। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इन स्वदेशी रूप से विकसित उत्पादों से वाहन निर्माताओं के लिए बेहतर कीमत और कम समय में आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा बन्नी महोत्सव किस भारतीय राज्य से संबंधित है? विकल्प हैं
आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड। सही उत्तर है विकल्प ए, आंध्र प्रदेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के देवरगट्ट में पारंपरिक बन्नी उत्सव में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 100 से अधिक घायल हो गए। बन्नी उत्सव एक पारंपरिक छड़ी लड़ाई है। यह हर साल दशहरा उत्सव यानी विजयादशमी की रात को मनाया जाता है। बन्नी उत्सव विजयनगर साम्राज्य के तहत लोगों द्वारा मनाया जाता था। यह राक्षस मणि और मल्लासुर पर भगवान माला मल्लेश्वर स्वामी और देवी पार्वती की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने देवरगट्टू क्षेत्र में लोगों को परेशान किया था। इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह तब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के लगभग बिल्कुल बीच में स्थित होती है। 2. आंशिक ग्रहण के दौरान चंद्रमा का कुछ भाग लाल रंग का हो जाता है। 3. इसके कारण हमारे सूर्य की छाया पृथ्वी की सतह पर पड़ती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प हैं केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारत के कई हिस्सों में चंद्र ग्रहण देखा गया। बता दें कि चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। यह तब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के लगभग बिल्कुल बीच में स्थित होती है, जिससे हमारे ग्रह की छाया चंद्रमा की सतह पर पड़ती है। इसलिए कथन 1 और 3 सही नहीं है। आंशिक ग्रहण के दौरान चंद्रमा का कुछ हिस्सा काला दिखाई देता है, जबकि पूर्ण ग्रहण के दौरान चंद्रमा कभी कभी लाल रंग में बदल जाता है। इसलिए कथन 2 सही है। यह किसी भी स्थान पर दिखाई देता है जहां उस समय चंद्रमा क्षितिज के ऊपर होता है। इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे उन 14 देशों का मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है जहां नदी डॉल्फिन निवास करती है। 2. भारत ने इस घोषणा को नहीं अपनाया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? विकल्प हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में 11 एशियाई और दक्षिण अमेरिकी देशों ने एक वैश्विक घोषणा ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन एक महत्वपूर्ण घोषणा है जो उन 14 देशों का मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन की गई है जहां नदी डॉल्फिन निवास करती है। इसलिए कथन 1 सही है। इसका लक्ष्य दुनिया की 6 शीर्ष नदी डॉल्फिन प्रजातियों को संरक्षित करना है। साथ ही इसका उद्देश्य सभी नदी डॉल्फिन प्रजातियों की गिरावट को रोकना और सबसे कमजोर आबादी को बढ़ाना है। इस घोषणा को अपनाने वाले देशों में बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला शामिल हैं। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में रहने वाला गुडवी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? विकल्प है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल। सही उत्तर है विकल्प ए, कर्नाटक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में कर्नाटक के शिवमोगा जिले के गुडवी पक्षी अभ्यारण्य में कुछ पक्षियों की अचानक मौत ने वन विभाग के अधिकारियों को चिंता में डाल दिया है। गुडवी पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक के प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्यों में से एक है। यह प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध जैव विविधता से भरपूर है जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों से पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह अभ्यारण्य 217 से अधिक पक्षी प्रजातियों का घर है, जिसमें ग्रे हेरॉन, लिटिल कॉर्मोरेंट, लिटिल ग्रिब, व्हाइट आइबिस और व्हाइट हेडेड क्रेन जैसे आवासी और प्रवासी पक्षी शामिल हैं। यह घास के टुकड़ों से घिरी नम पर्णपाती वन प्रजातियों से ढका हुआ है। इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, बेरिंग सागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह प्रशांत महासागर का एक सागर है। 2. अनादिर नदी एकमात्र नदी है जो इस सागर में गिरती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? विकल्प है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में सामने आई खबर के मुताबिक बेरिंग सागर से अचानक 10 अरब केकड़े गायब हो गए। बेरिंग सागर प्रशांत महासागर का एक सागर है। इसलिए कथन 1 सही है। यह एक सीमांत समुद्र है जो एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों को अलग करता है। उत्तर में बेरिंग सागर बेरिंग जलडमरू मध्य के जरिए आर्कटिक महासागर से जुड़ता है। इसकी सीमा पूर्व और उत्तर पूर्व में अमेरिकी राज्य अलास्का, पश्चिम में कामचटका प्रायद्वीप और रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्रों और दक्षिण में अलेउतियन द्वीपों की श्रृंखला से लगती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच की सीमा इस सागर और जलडमरू मध्य से होकर गुजरती है। बेरिंग जलडमरू मध्य एक अपेक्षाकृत उथला मार्ग है जिसकी गहराई औसतन 100 से 165 फीट है।
इसमें गिरने वाली दो नदियां अनादिर और यूकोन नदियां हैं, इसलिए कथन 2 सही नहीं है, इसलिए विकल्प बी सही है। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निसार इसरो और किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO वेधशाला है? विकल्प है जाक्सा, नासा, रॉसकॉस्मॉस, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।